प्रस्तावना, मौत और पुनर्जन्म। ये बस एक आम जिंदगी थी। मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, एक ठीक-ठाक बड़ी जनरल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में नौकरी मिल गई और मेरे बड़े भाई मेरे माता-पिता की देखभाल कर रहे थे। इसलिए मैं अभी बैचलर पैड वाली जिंदगी के सभी फायदों का मजा ले रहा था। उम्र 37 साल, कोई पार्टनर नहीं। मैं ना तो बहुत छोटा था, ना ही बदसूरत या भद्दा या ऐसा कुछ भी, लेकिन जब बात ऑपोजिट सेक्स की आती थी तो जाहिर है मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने इस दिशा में कोशिशें की थी, अलग अलग लेवल की लगन के साथ, लेकिन तीसरे रिजेक्शन के बाद मेरे अंदर कुछ खत्म हो गया। इसके अलावा सच में इस उम्र में मैं उस स्टेज से आगे निकल चुका था जहां गर्लफ्रेंड का होना मेरी मेन प्रायोरिटी हो। काम मुझे काफ़ी बिजी रखता था, साथ ही ऐसा भी नहीं था कि उसके बिना मैं मर जाता। मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बस मैंने सोचना शुरू किया। ओह हेलो सर, सॉरी हम लेट हो गए। वो वहाँ था, मेरी तरफ आ रहा था, अपनी पूरी जवानी की एनर्जी के साथ। वो और उसके बगल में खूबसूरत औरत, उसका नाम तामुरा था, मेरे अंडर काम करने वाले लड़कों में से एक, और वो सवात्री थी, फ्रंट डेस्क वाली लड़की, और ऑफिस में काफ़ी हद तक इट गर्ल थी। इन लोगों ने मुझसे मिलने के लिए कहा क्योंकि वे शादी कर रहे थे और मेरी सलाह चाहते थे। दूसरे शब्दों में ये मीटिंग ही वो वजह थी जिसकी वजह से मैं सोच रहा था कि मैं पर्सनल रिश्तों में इतना फेलियर क्यों हूँ। मैं उस चौराहे पर एक टेलीफोन के खंबे से टिका हुआ था जहाँ हमने काम के बाद मिलने का तय किया था। खुद से सोच रहा था। नहीं, मैंने सवात्री को सिर हिलाकर ग्रीट किया और पूछा, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम मीहो सवात्री है। मैंने आपको काम पर बहुत बार देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब मैंने आपसे बात की है ना? इससे मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों। घबराहट तो मुझे होनी चाहिए लेडी, मेरे दिमाग ने खुद से कहा। ऐसा नहीं है कि मैं औरतों से बात करने में अच्छा हूँ, थोड़ी हमदर्दी दिखाओगे क्या? किसी भी तरह से देखो, मैं गलत इंसान था जिससे ये पूछा गया। मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। वे ये सब सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे थे। मुझे पक्का यकीन था, वैसे काफ़ी हद तक यकीन था। ओह, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने जवाब दिया। सातोरू मिकामी, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस सवात्री। हालांकि आप ऑफिस में इतनी मशहूर हैं कि आपको अपना परिचय देने की भी ज़रूरत नहीं है ना? मैं और तामुरा एक ही कॉलेज में पढ़े थे और ट्रेनिंग के दौरान हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। मशहूर? उफ़, उम्मीद है कि अजीब तरह से मशहूर नहीं। ओह, आपको पता ही होगा, मैंने आपके बारे में कहानियां सुनी हैं कि आप कामेयामा को डेट कर रही हैं या मैनेजमेंट में मिस्टर किहारा के साथ चक्कर चल रहा है। किसी तरह मैंने तय किया कि उसे चिढ़ाना एक अच्छा आइडिया होगा। मेरा मतलब सिर्फ एक मजाक था, लेकिन इससे सवात्री का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में थोड़ा पानी आ गया। एक तरह से ये प्यारा था। लोग हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं ऐसी बातें कम करूं, कि मुझे लोगों की भावनाओं का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, या अगर ऐसा नहीं तो कम से कम इसे और मज़ेदार बनाओ। तो इसे एक और नाकामी मान लो। शायद सच में मेरी पर्सनैलिटी ख़राब है। तामुरा ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर दखल दिया और सवात्री के कंधे पर हाथ डाला। धत तेरी की तामुरा, तुम्हें तो कुदरती करिश्मा मिला है जिससे तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी सको। काश तुम जैसे लोग फट जाएं। अरे, उसे परेशान करना बंद करो, उसने आसानी से मुस्कुराते हुए कहा। और चिंता मत करो मीहो, वो बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रहा है। शांत, ताज़ा और पूरी तरह से मासूम तामुरा से नफरत करना नामुमकिन था। वो अभी सिर्फ 28 साल का था, मुझसे काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी हमारी अच्छी बनती थी। शायद मुझे उसे कम से कम कुछ बधाई देनी चाहिए। हाँ, सॉरी, मैंने कहा, ये सोचते हुए कि अपनी जलन को खुद पर हावी होने देने का कोई कारण नहीं था। कभी कभी मैं ऐसे लोगों को परेशान किए बिना नहीं रह पाता, लेकिन यहाँ फुटपाथ पर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। बात करते करते कुछ खा ले। आह! चीखें, अफरा तफरी। ये क्या क्या हो रहा है? हटो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, एक हाथ में बैकपैक और दूसरे हाथ में चाकू लेकर। मुझे चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो मेरी तरफ आ रहा था। चाकू लेकर? चाकू, और उसके दूसरे सिरे पर तामुरा? जैसे ही मैंने तामुरा को धक्का देकर हटाया, मुझे अपनी पीठ पर जलने जैसा दर्द महसूस हुआ। मेरा शरीर सिकुड़ गया और ज़मीन पर गिर गया, सदमे को सहने की कोशिश कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैं हिलना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मेरे रास्ते से हट जाओ, आदमी चिल्लाया और भाग गया। मैंने उसे जाते हुए देखा और फिर देखा कि मेरे साथी कैसे हैं। अचानक हुई इस घटना से तामुरा सदमे में था, लेकिन उसे चोट नहीं आई थी। ये अच्छा था, लेकिन यार, मेरी पीठ जल रही थी, बहुत गर्म। ये क्या है? ये बहुत गर्म है, मुझे थोड़ी राहत दो। कन्फर्म किया, गर्मी का विरोध सफलतापूर्वक हासिल किया गया। क्या मुझे अभी चाकू मारा गया? तो मैं चाकू के वार से मरने वाला हूँ? हे भगवान!
कन्फर्म किया। चाकू के वार का विरोध सफलतापूर्वक हासिल किया गया। इसके बाद हमले का विरोध सफलतापूर्वक हासिल किया गया। मिस्टर मिकामी, आपको खून बह रहा है। आपका खून बहना बंद नहीं हो रहा है। मुझे अभी ये सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या वो तामुरा था? मुझे लगा मैंने कोई अजीब सी आवाज सुनी। अगर वो तामुरा था तो ठीक है। मुझे खून निकल रहा है? या जाहिर है, मैं इंसान ही तो हूँ। अगर तुम मुझे चाकू मारोगे तो शायद तुम्हारे ऊपर खून ही खून हो जाएगा। हैं? धत तेरे की, इसमें दर्द होने लगा था। कन्फर्म किया। दर्द रद्द करें, सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। वैसे बकवास। ये सारा दर्द और घबराहट मेरी चेतना के साथ खेल रहा था। तामुरा, चुप रहो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चिंता करना बंद करो। मिस्टर मिकामी, आपको खून? तामुरा ने मुझे सहारा देने की कोशिश की। उसका चेहरा रंगहीन हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वो रोने ही वाला है। 2 मिनट पहले की बहादुरी धरी रह गई। मैंने देखने की कोशिश की कि सवात्री कैसी है, लेकिन मेरी नज़र इतनी धुंधली थी कि मैं देख नहीं पाया। अब मेरी पीठ पर जलने का एहसास कम होने लगा था। इसके बजाय एक तेज ठंडी ठंड मेरे सिर से पैर तक हमला कर रही थी। ये शायद बुरा है। ज्यादा खून बहने से लोग मर जाते हैं, है ना? कन्फर्म किया। रक्त रहित शरीर का निर्माण सफल। अरे, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही। मैंने बोलने की कोशिश की और नाकाम रहा। धत तेरी की, मुझे लगता है कि ये सच में आखिरी पल हो सकता है। जैसे दर्द और गर्मी अब तक काफी हद तक खत्म हो गए थे। बस ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहीं जम जाऊंगा। किसे पता था कि मरने में इतना व्यस्त रहना पड़ता है? कन्फर्म किया। ठंड का विरोध करें, सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। पहले से प्राप्त गर्मी का विरोध करें के साथ ये स्किल टेम्परेचर का विरोध करें में बदल गया है। तभी मेरे तेजी से ऑक्सीजन की कमी वाले दिमाग की कोशिकाओं में जो कुछ बचा था, उसे अचानक एक शानदार विचार आया। ओह शिट, मेरी हार्ड ड्राइव में फाइल्स। मैंने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और जीवन में बची हुई आखिरी पछतावे की बात बताने की कोशिश की। तामुरा, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मेरा कंप्यूटर ले लेना, ठीक है? उसे बाथटब में डालना, चालू करना और बस मेरे लिए डिस्क का सब कुछ जला देना, मैन। कन्फर्म किया। बिजली से डेटा डिलीट करना नहीं हो सकता। और जानकारी चाहिए। रेजिस्ट इलेक्ट्रिसिटी से बदल रहा है। सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। तामुरा को मेरी बात समझने में थोड़ा समय लगा। उसने मुझे खाली नजरों से देखा, फिर वो हंसा। हा, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना? भले ही ये सिर्फ एक हंसी थी, लेकिन इस दुनिया से जाते एक बड़े आदमी का मेरे ऊपर रोते हुए जाने से बेहतर था। मैं इसे मान लेता। मैं बस तुम्हें सवात्री दिखाना चाहता था, उसने आगे कहा। पफ। हाँ, मुझे पता था, वो कमीना। ठीक है, एक खुश आदमी बनाना। मैंने अपनी शरीर की आखिरी ताकत लगा दी। बस मेरा पीसी मेरे लिए मार दो। ये बस एक आम जिंदगी थी। मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, एक ठीक ठाक बड़ी जनरल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में नौकरी मिल गई और मेरे बड़े भाई मेरे माता पिता की देखभाल कर रहे थे। इसलिए मैं अभी बैचलर पैड वाली जिंदगी के सभी फायदों का मजा ले रहा था। उम्र 37 साल, कोई पार्टनर नहीं। मैं ना तो बहुत छोटा था, ना ही बदसूरत या भद्दा या ऐसा कुछ भी, लेकिन जब बात ऑपोजिट सेक्स की आती थी तो जाहिर है मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने इस दिशा में कोशिशें की थी, अलग अलग लेवल की लगन के साथ, लेकिन तीसरे रिजेक्शन के बाद मेरे अंदर कुछ खत्म हो गया। इसके अलावा सच में इस उम्र में मैं उस स्टेज से आगे निकल चुका था जहां गर्लफ्रेंड का होना मेरी मेन प्रायोरिटी हो। काम मुझे काफी बिजी रखता था, साथ ही ऐसा भी नहीं था कि उसके बिना मैं मर जाता। मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? बस मैंने सोचना शुरू किया। ओह हेलो सर, सॉरी हम लेट हो गए। वो वहां था, मेरी तरफ आ रहा था, अपनी पूरी जवानी की एनर्जी के साथ। वो और उसके बगल में खूबसूरत औरत। उसका नाम तामुरा था, मेरे अंडर काम करने वाले लड़कों में से एक, और वो सवात्री थी, फ्रंट डेस्क वाली लड़की, और ऑफिस में काफी हद तक इट गर्ल थी। इन लोगों ने मुझसे मिलने के लिए कहा क्योंकि वे शादी कर रहे थे और मेरी सलाह चाहते थे। दूसरे शब्दों में, ये मीटिंग ही वो वजह थी जिसकी वजह से मैं सोच रहा था कि मैं पर्सनल रिश्तों में इतना फेलियर क्यों हूँ। मैं उस चौराहे पर एक टेलीफोन के खंबे से टिका हुआ था जहां हमने काम के बाद मिलने का तय किया था। खुद से सोच रहा था। नहीं, मैंने सवात्री को सिर हिलाकर ग्रीट किया और पूछा, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम मीहो सवात्री है। मैंने आपको काम पर बहुत बार देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब मैंने आपसे बात की है ना? इससे मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों। घबराहट तो मुझे होनी चाहिए लेडी, मेरे दिमाग ने खुद से कहा। ऐसा नहीं है कि मैं औरतों से बात करने में अच्छा हूँ, थोड़ी हमदर्दी दिखाओगे क्या? किसी भी तरह से देखो, मैं गलत इंसान था जिससे ये पूछा गया। मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। वे ये सब सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे थे। मुझे पक्का यकीन था, वैसे काफी हद तक यकीन था। ओह, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने जवाब दिया।
सातोरू मिकामी। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस सवात्री। हालांकि आप ऑफिस में ई मशहूर हैं कि आपको अपना परिचय देने की भी जरूरत नहीं है ना? मैं और तामुरा एक ही कॉलेज में पढ़े थे और ट्रेनिंग के दौरान हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। मशहूर? उफ, उम्मीद है कि अजीब तरह से मशहूर नहीं। ओह, आपको पता ही होगा, मैंने आपके बारे में कहानियां सुनी हैं कि आप कामयामा को डेट कर रही हैं या मैनेजमेंट में मिस्टर किहारा के साथ चक्कर चल रहा है। किसी तरह मैंने तय किया कि उसे चढ़ाना एक अच्छा आइडिया होगा। मेरा मतलब सिर्फ एक मजाक था, लेकिन इससे सवात्री का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में थोड़ा पानी आ गया। एक तरह से ये प्यारा था। लोग हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं ऐसी बातें कम करूं, कि मुझे लोगों की भावनाओं का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, या अगर ऐसा नहीं तो कम से कम इसे और मजेदार बनाओ। तो इसे एक और नाकामी मान लो। शायद सच में मेरी पर्सनालिटी खराब है। तामुरा ने इस मौके का फायदा उठाकर दखल दिया। इसमें कुछ भी खास नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ये मजेदार लग रहा है तो ऐसा नहीं है। ये बहुत बुरा है यार। हालांकि इससे पहले कि मैं उस सोच में आगे बढ़ पाता, मुझे नींद आ गई। अजीब बात है कि मौत उतनी अकेली नहीं है जितनी मैंने सोची थी। ये मेरा आखिरी विचार था जो मैंने इस दुनिया में रहते हुए सोचा था। अध्याय 1। मेरा पहला दोस्त। अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कहाँ था? असल में हुआ क्या था? कोई मुझे ब्रह्मचारी साधु होने या ऐसी ही किसी बात के लिए परेशान कर रहा था, और फिर इतना काफी था मेरे दिमाग को फिर से चालू करने के लिए। मेरा नाम सटोरू मिकामी था, बस एक और 37 साल का आदमी, सूट पहने हुए। और जब मैंने सड़क पर अपने सहकर्मी को धक्का दिया तो किसी अनजान पागल ने मुझे चाकू मार दिया। अच्छा, मुझे वो सब याद है, जिसका मतलब है कि मैं ठीक हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये मेरी आदत नहीं थी। मैं शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। पिछली बार जब मैं घबराया था तो मैं स्कूल में था और मैंने बस अपनी पैंट गीली कर दी थी, बस थोड़ी सी। मैंने अपने आसपास देखने की कोशिश की। फिर मैंने देखा मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। अजीब, मैंने सोचा और उन्हें रगड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथों ने जवाब नहीं दिया। और इससे भी बड़ी बात, मेरा सिर कहाँ है वैसे? ये उलझन भरा होता जा रहा था, जैसे अरे एक मिनट रुको, मुझे इससे निपटने के लिए कुछ समय चाहिए था। जब भी मैं घबराना शुरू करता हूँ तो मुझे शांत बैठकर और शांत होने तक अभाज्य संख्याएं गिनना मददगार लगता है। चलो ये कोशिश करते हैं। 1, 2, 3। रुको, 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है ना? उफ, अभी इसके लिए समय नहीं था। मैं खुद को इस बेवकूफ़ी भरी बकवास के बारे में सोचने नहीं दे सकता था। ये बुरा था, है ना? जैसे यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं जैसे ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां से वापस नहीं आ सकता जब तक कि मैं कुछ ना करूं? घबराकर मैंने ये देखने के लिए जांच की कि क्या मुझे कहीं चोट लगी है। ऐसा नहीं लग रहा था। शारीरिक रूप से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। न ठंड न गर्मी, एकदम आरामदायक। कम से कम ये एक राहत की बात थी। अब मेरे हाथों और पैरों की बात, ऊप्स, वहाँ सब ठीक नहीं था। मेरे किसी भी अंग से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ये क्या हो रहा है? पीठ में चाकू लगने से डॉक्टर मेरे सारे अंग तो नहीं काट देंगे ना? मुझे वे वापस चाहिए। फिर ये आंखें नहीं खोल पा रहा वाली बात थी। मैं अंधेरे की दुनिया में था, जहां मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक ऐसी बेचैनी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, मेरे मन में उठने लगी। क्या मैं कोमा में हूं या कुछ और? मैं होश में तो था, पक्का, लेकिन क्या मैं अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग हो गया था शायद? अरे यार, कुछ भी हो, बस ये ना हो। मेरा मतलब है, सोचो, जब आप एक आदमी को अंधेरी बंद जगह में फेंक देते हैं तो उसे पागल होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। और मैं ठीक उसी जगह था, और ऐसा लग रहा था कि अब मैं शांति से मर भी नहीं सकता था। अगर यहाँ सिर्फ पागलपन ही मेरा इंतजार कर रहा था तो ये किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफ़ी था। तभी मुझे अपने शरीर से कुछ छूने का एहसास हुआ। हाँ, वो क्या है? मैंने अपनी सारी इंद्रियों को इस अनजान एहसास पर फोकस किया। ऐसा लगा जैसे मेरे पेट के किनारे पर घास लगी हो। उन एहसासों पर ध्यान लगाते हुए मैंने धीरे धीरे पता लगाना शुरू किया कि मेरे आसपास क्या है। मैं महसूस कर सकता था कि पास के कुछ पत्तों के नुकीले किनारे मेरे शरीर से चुभ रहे थे। इससे मुझे थोड़ी खुशी हुई, सच में। कुछ देर पहले मैं पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन अब कम से कम मुझे छूने का एहसास वापस मिल गया था। इससे मैं इतना खुश हुआ कि मैं घास की तरफ भागा और सरसराहट। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा शरीर जमीन पर फिसल रहा है। मैं हिला। ये कम से कम इस बात का साफ सबूत था कि मैं हॉस्पिटल के बेड पर नहीं था। मेरे पेट के नीचे क्या
का हिस्सा सख्त ऊबड़ खाबड़ चट्टान जैसा था। मुझे अभी भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर हूं। तो मैं घास की तरफ बढ़ा, चीजों के लिए अपनी इंद्रियों को तेज रखा। हालांकि मुझे अभी भी ठीक से पता नहीं था कि मेरा सिर कहाँ है। सूंघने के लिए कुछ नहीं था, मुझे पक्का नहीं था कि मेरे पास वो इंद्रिय है या नहीं। सच में मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मेरा आकार कैसा है। मुझे लगा बहता हुआ, जेली जैसा, कुछ हद तक एक खास फैंटेसी मॉन्स्टर जैसा जिससे मैं अच्छी तरह वाकिफ था। असल में ये विचार कुछ समय से मेरे दिमाग में चल रहा था। नहीं, चलो, ये तो बस बेवकूफ़ी है, कुछ भी हो वो नहीं। मैंने फिलहाल इस चिंता बढ़ाने वाले विचार को पीछे छोड़ दिया और इसकी बजाय अपनी 5 इंसानी इंद्रियों में से आखिरी बिना जांची हुई इंद्रिय को आजमाने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि मुझे पता था कि मेरा मुंह कहाँ है। तो अब क्या? अचानक एक आवाज़ मेरे दिमाग में आई। अनोखी स्किल शिकार इस्तेमाल करें? हाँ, नहीं, हाँ, क्या? अनोखी स्किल शिकार? और उस आवाज़ का क्या हुआ? मुझे लगा जब मैं पहले तामुरा से बात कर रहा था तो मैंने कुछ अजीब सुना था। क्या ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था? क्या वहाँ कोई था? कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे लगा कि कोई मुझसे मिलने आया था, बल्कि जैसे मेरे दिमाग में बस शब्द तैर रहे थे, ठंडे भावना रहित शब्द, जैसे कंप्यूटर से बनी आवाज़। अभी के लिए नहीं चुनते हैं। कोई जवाब नहीं आया। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन कोई और आवाज़ नहीं आई। ऐसा लगा कि दूसरा सवाल नहीं होगा। क्या मैंने गलत चुनाव किया? क्या ये उस तरह का गेम था जहां अगर आप हाँ में जवाब देना शुरू नहीं करते तो आप फंस जाते हैं? यहाँ किसी भी नॉर्मल आरपीजी की तरह? लगता नहीं। वैसे उस आवाज़ का बर्ताव थोड़ा रूड था, आकर एक आसान सा सवाल पूछकर फिर हमेशा के लिए गायब हो जाना। बदलाव के लिए किसी की आवाज़ सुनना अच्छा लगा, लेकिन क्या बकवास है यार। खैर, चलो, मैं जो पहले कोशिश कर रहा था वही करते हैं। मेरा स्वाद का एहसास। मैं उस घास की तरफ बढ़ा जिसे मैंने पहले महसूस किया था। जैसे ही वो मुझसे टकराई, मैं आगे झुका और अपना पूरा वजन मैदान पर महसूस किया। ये पक्का किसी तरह की घास थी। जैसे ही मुझे इसका यकीन हुआ, मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिस जगह पौधे मेरे शरीर से मिल रहे थे वो पिघलना शुरू हो गई थी। पहले मुझे लगा कि मैं खुद पिघल रहा हूँ, लेकिन जाहिर है वो सिर्फ घास थी। और इसके साथ ही अब मैं बता सकता था कि मेरे नीचे पौधों के हिस्से मेरे शरीर में जा रहे थे। तो ये ऐसे काम करता था। खाने के लिए मुंह होने के बजाय मैं बस अपने पूरे शरीर से पौधों का पदार्थ खा रहा था। इसका स्वाद तो बिल्कुल भी किसी चीज जैसा नहीं था। इससे मैं कुछ समझदारी वाले नतीजे निकाल सकता था। सबसे पहले, मैं अब इंसान नहीं रहा, ये तो अब पक्का हो गया था। तो क्या मुझे सच में चाकू मारकर मार दिया गया था? इस समय ये कोई खुला सवाल नहीं लग रहा था। ये भी समझाएगा कि मैं हॉस्पिटल के कमरे के बजाय घास के पथरीले टुकड़े पर क्यों लेटा हुआ था। तामुरा का क्या हुआ? सवात्री का? क्या उसने मेरे लिए मेरा हार्ड ड्राइव स्क्रैम्बल कर दिया, जैसा उसने वादा किया था? मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ये शक भी था कि इस समय उनमें से किसी का भी अब कोई मतलब नहीं था। मुझे सोचना था कि अब क्या होगा। तो सोचो, ये वही है। क्या मैं सच में एक, तुम जानते हो, जिस तरह का टैक्टाइल फीडबैक मुझे इस समय मिल रहा है? मैंने अपनी इंद्रियों को वापस अपने शरीर के अंदर केंद्रित किया। उसने एक लयबद्ध गति से जवाब दिया, बॉन्ग, स्प्रॉइंग। धीरे धीरे पूरे अंधेरे में मैंने अपने रूप की सही सीमाओं का पता लगाने के लिए समय लिया। ओ भगवान, मैं पहले कितना हैंडसम, आकर्षक आदमी था, और अब मैं इतना तरल हूँ, इतना एरोडायनामिक। अच्छा, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे ऐसे ही मान लूंगा? जहां तक मैं महसूस कर सकता था, अब इसमें कोई शक नहीं था। मैं इसे अपने दिमाग में देख सकता था। मतलब, और क्या हो सकता था? ऐसा नहीं था कि मुझे इससे कोई दिक्कत थी। सच कहूं तो ये थोड़ा प्यारा था। लेकिन क्या ये मेरे लिए था? अगर आप पोल लेते तो मुझे लगता है कम से कम 10 में से 9 लोगों का जवाब यही होता। लेकिन मुझे इसे मानना ही होगा। इस बात को मानना होगा कि मेरी आत्मा, या आप इसे जो भी कहना चाहें, वो दूसरी दुनिया के एक मॉन्स्टर के अंदर फिर से पैदा हुई है। ऐसी चीज होने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही थी। लेकिन मेरा पुनर्जन्म हुआ था, एक स्लाइम के रूप में। मंच, 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 मंच। मैंने अभी थोड़ी घास खाई। मैंने ऐसा क्यों किया? खैर, क्यों नहीं। ऐसा नहीं था कि मेरे पास करने के लिए कुछ और था। कुछ दिन हो गए थे जब मुझे ये बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि मैं अब एक स्लाइम हूँ।
कितने दिन मुझे ठीक से पता नहीं था। समय का पता लगाना मुश्किल होता है जब आपको सिर्फ पूरा अंधेरा दिखाई देता है। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक चीज़ खोजी थी कि एक स्लाइम का शरीर पहली नज़र में जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। एक तो मुझे कभी भूख नहीं लगती थी और ना ही मैं थकता था। मेरे लिए खाना और नींद पूरी तरह से गैर ज़रूरी थे। और मैंने कुछ और भी पता लगाया था। मैं पूरी तरह से पक्का नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ आसपास कोई और जीवित चीज़ हो। खतरे के मामले में मुझे पक्का नहीं था कि बात करने लायक कोई खतरा था भी या नहीं। मेरे दिन खुशी खुशी चिंता से मुक्त थे, या सच में किसी भी चीज़ से। पूरे समय मैंने वो आवाज़ फिर कभी नहीं सुनी। इस समय तक मुझे थोड़ी कंपनी मिल जाती तो बुरा नहीं लगता, लेकिन नहीं, बस मैं था, घास, और मैं उसे खा रहा था क्योंकि करने के लिए और कुछ नहीं था। ये बस समय बिताने का एक तरीका था, और इस समय तक मैं पूरी प्रक्रिया को महसूस कर सकता था। मेरा शरीर पत्तियों को सोख रहा था, उन्हें अंदर से तोड़ रहा था, सभी घटकों को छांट रहा था और उन्हें स्टोर कर रहा था। इसका क्या मतलब था मैं कह नहीं सकता था। ये मुझे थोड़ा डराने लगा था। मुझे कुछ करने की ज़रूरत थी, वरना मैं पागल हो जाता। इसलिए मैं ये चक्र दोहराता रहा, सोखना, तोड़ना, स्टोर करना। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अजीब था। किसी तरह इसमें मल त्याग शामिल नहीं था, एक बार भी नहीं। शायद स्लाइम को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। खैर, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी तरह से पता होता। लेकिन ये सारा सामान जो मैं खा रहा था, वो कहाँ जा रहा था? मेरी इंद्रियों ने मुझे बताया कि मेरा रूप जब मैं पहली बार आया था तब से किसी खास तरह से नहीं बदला था। तो आखिर क्या बात है? मिला। इसे अनोखी स्किल प्रेडेटर के पेट में स्टोर किया जा रहा है। अभी फिजिकल जगह का इस्तेमाल 1% से भी कम है। क्या? वाह, ये बोलता है। लेकिन मैं कब से कोई स्किल इस्तेमाल कर रहा था? मुझे लगा मैंने वहां ना जवाब दिया था। मिल गया। अनोखी स्किल प्रेडेटर इस्तेमाल नहीं हो रही है। जो चीज़ आपके शरीर में जा रही है वो अपने आप आपके पेट में स्टोर हो जाएगी। इसे ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। ओह, अच्छा, ये देखकर अच्छा लगा कि आखिरकार हमारी असली बातचीत हो रही है। लेकिन काम की बात पर आते हैं। अगर मैं ये स्किल इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होगा? मिल गया। अनोखी स्किल प्रेडेटर में मुख्य रूप से ये 5 असर होते हैं। शिकार, टारगेट को आपके शरीर में ले जाता है। अगर टारगेट में अपनी चेतना है तो सफलता की संभावना कम होती है। इसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों पर, साथ ही स्किल्स और जादू पर भी टारगेट किया जा सकता है। एनालिसिस, आपके शरीर में लिए गए टारगेट का एनालिसिस और रिसर्च करता है। आपको क्राफ्ट करने लायक चीज़ें बनाने देता है। अगर ज़रूरी सामान मौजूद है तो आपको उस चीज़ की कॉपी बनाने की इजाज़त देता है। कास्टिंग तरीके का सफल एनालिसिस आपको टारगेट की स्किल्स और जादू सीखने देता है। पेट, शिकार किए गए टारगेट को स्टोर करता है। एनालिसिस से बनाई गई चीज़ों को भी स्टोर कर सकता है। आपके पेट में स्टोर की गई चीज़ों पर समय का कोई असर नहीं होता। नकल, सोखे गए टारगेट के रूप और स्किल्स को दोबारा बनाता है। ये तभी उपलब्ध होता है जब टारगेट का एनालिसिस हो चुका हो। अलग करना, उन नुकसानदायक असर को स्टोर करता है जिनका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। उन्हें बेअसर करके मैजिकल शक्ति में तोड़ देता है। क्या? काफ़ी समय बाद मैं हैरान रह गया। ये एक अविश्वसनीय क्षमता लग रही थी। ये बिल्कुल वैसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए स्लाइम जाने जाते थी, कम से कम जिन्हें मैं जानता था। और रुको, ये आवाज़ कौन थी जो मेरे सवालों का जवाब दे रही थी? क्या वहाँ कोई था? मिल गया। ये अनोखी स्किल ग्रेट सेज का असर है। स्किल एक्टिवेट हो गई है जिससे ये तुरंत उपलब्ध हो गई है। एक सेज, हाँ, और मुझे लगा था वो आवाज़ बस मेरे साथ मजाक कर रही थी। अब वो मेरा सबसे अच्छा पार्टनर था। उम्मीद है ये ऐसा ही रहेगा। यार, उस समय कुछ भी ठीक होता, जब तक कि ये उस अनंत अकेलेपन को कम करने में मदद करता रहा जिसके लिए मैं खुद को तैयार कर रहा था। जहाँ तक मुझे पता था, ये आवाज़ कुछ ऐसा था जिसे मेरे दिमाग ने मेरे होश ठिकाने रखने के लिए बनाया था। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। इतने समय में पहली बार मुझे लगा कि मेरे दिल से एक बोझ हल्का हो रहा है। मेरे हिसाब से मुझे स्लाइम के रूप में पुनर्जन्म लिए 90 दिन हो गए थे। और ज़्यादा सटीक कहूँ तो 90 दिन, 7 घंटे, 34 मिनट और 52 सेकंड। मुझे इस बारे में इतना पक्का कैसे पता था? पता चला कि ये उस ग्रेट सेज स्किल को जगाने के कई साइड इफ़ेक्ट्स में से एक था। हे भगवान, वो चीज़ कितनी मददगार थी। मुश्किल समय में सबसे अच्छे दोस्त की बात करें। जो भी सवाल मेरे मन में आता वो तुरंत जवाब दे देता। इस सेज के अनुसार स्किल को मेरी आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ने में 90 दिन लगे थे। आमतौर पर यह बातचीत के रूप में जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने के लिए इसने खुद को बदल लिया और अपनी वर्ल्ड लैंग्वेज पावर्स का कुछ हिस्सा मेरी मदद के लिए इस्तेमाल किया।
कम से कम मुझे यही समझाया गया था। ये उपयोगी क्षमता, मेरे दिमाग में शब्द पहुंचाना, आमतौर पर संभव नहीं है। जैसा कि उसने मुझे समझाया, ये वर्ल्ड लैंग्वेज तभी सुनाई देती थी जब दुनिया में बड़े बदलाव होते थे, या जब आप कोई स्किल हासिल करते थे या उसे अपग्रेड करते थे। ऐसा कुछ जो आमतौर पर इतनी बार नहीं होता था। ये स्किल्स बहुत ही कम मिलती थीं, जब दुनिया ये पहचानती थी कि आप किसी न किसी तरह से आगे बढ़े हैं। इस बीच एवोल्यूशन ऐसी चीज़ थी जिसे ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं कर पाते थे। ये सब मेरे लिए अजीब था, लेकिन अगर ऐसा ही था तो मैं इसे मानने को तैयार था। तो ग्रेट सेज इस समय मेरे सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन इसके अलावा ये पूरी तरह से पैसिव चीज़ थी। कोई असली भावना या कुछ नहीं। जब तक मैं कुछ नहीं बोलता, वो अपनी मर्जी से मुझसे कभी बात नहीं करता। यही एकमात्र असली कमी थी, लेकिन किसी के साथ फिर से बातें करना एक शानदार एहसास था, भले ही ये एक तरफा बातचीत हो। हालांकि मेरी अपनी दुनिया में अपनी स्किल से बात करना अजीब माना जाता होगा। तो मैं वहीं था, अभी भी अंधेरे में फंसा हुआ सवालों की बौछार कर रहा था। एक बात जो जवाबों से पक्की हुई वो ये थी कि हाँ, अब मैं एक स्लाइम हूँ। मुझे ये भी पता चला कि मुझे कभी भूख और नींद क्यों नहीं आती। इस दुनिया में स्लाइम को, जैसा कि पता चला, अगर वे हवा में मौजूद मैजिक पार्टिकल्स यानी मैजिक्यूल्स को सोखते रहें तो उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम मैजिक वाले इलाकों में मुझे मॉन्स्टर्स या छोटे जीवों को सोख कर पेट भरना पड़ता। ज़्यादातर स्लाइम कम मैजिक वाले इलाकों से दूर रहते थे, लेकिन जो ऐसा नहीं करते थे वो जाहिर तौर पर काफ़ी मजबूत और बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। आमतौर पर इसका उल्टा होता था, जहाँ ज़्यादा लोकल मैजिक मतलब खास तौर पर मजबूत मॉन्स्टर्स होते थे। इन दूसरे शब्दों में, जिस इलाके में मैंने रहना शुरू किया था वहाँ इतना ज़्यादा मैजिक था कि मुझे खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ तक नींद का सवाल था, जवाब मिला। एक स्लाइम का शरीर पूरी तरह से एक जैसी कोशिकाओं का समूह होता है। हर एक कोशिका ब्रेन सेल, नर्व सेल या मसल सेल के तौर पर कार्य कर सकती है। क्योंकि सोचने के लिए इस्तेमाल होने वाली ऑपरेशनल कोशिकाओं को रेगुलर इंटरवल पर बदला जाता है, इसलिए आपको सोने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये सवाल उठा कि मेरी यादें असल में कहाँ रखी जा रही थी। शायद ये कंप्यूटर में रैड सेटअप जैसा कुछ था। जवाब आया, ये काफ़ी करीब होगा। उसकी पर्सनालिटी की कमी को देखते हुए ऋषि ने वाकई कुछ तेज जवाब दिए। वैसे ग्रेट सेज स्किल में 5 असर थे। तेज करे सोच, समझने की गति को 1000 गुना बढ़ाता है। विश्लेषण और मूल्यांकन, टारगेट का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। समानांतर परिचालन, जिस भी चीज़ का विश्लेषण करना चाहते हैं उस पर कार्य करता है, उसे नॉर्मल सोचने की प्रक्रिया से अलग करता है। कास्ट कैंसिल, जादू इस्तेमाल करते समय ज़रूरी कास्टिंग समय को ख़त्म करता है, वगैरह। सभी सृष्टि, इस दुनिया में सभी बिना दबी हुई चीज़ों और घटनाओं की पूरी जानकारी देता है। सभी सृष्टि, तो मुझे हर जगह हर चीज़ के बारे में बिना किसी कोशिश के पता चल जाएगा। वाह, या कम से कम मैंने तो यही सोचा था। पता चला कि मुझे सिर्फ उन्हीं चीज़ों से जुड़ी जानकारी मिल सकती थी जिनके बारे में मैंने पहले ही सुना था। दूसरे शब्दों में, मुझे किसी कॉन्सेप्ट का पूरा विश्लेषण करने से पहले उसे पहचानना और समझना ज़रूरी था। और वो जादू वाली बात, क्या इसका मतलब था कि एक बार सीखने के बाद मैं तुरंत कोई भी जादू इस्तेमाल कर सकता था? और क्या इस दुनिया में जादू वगैरह भी था? महान सेज ने बड़े हाँ में जवाब दिया। खैर, जब मुझे ये पता चला तो मुझे खुद कुछ जादू सीखने की कोशिश करनी ही थी। मैंने सेज से पूछा कि क्या ये मुझे जादू करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये काम नहीं आया। खैर, कोशिश करने में क्या जाता है। फिर भी मेरे पास एक और शानदार आइडिया था। क्या मैं प्रेडेटर एनालिसिस स्किल को ग्रेट सेज पैरेलल ऑपरेशन से लिंक कर सकता हूँ? मिल गया। प्रेडेटर एनालिसिस को ग्रेट सेज पैरेलल ऑपरेशन से लिंक करना संभव है। क्या आप उन्हें लिंक करना चाहते हैं? हाँ? नहीं? हाँ। ऐसा नहीं था कि मेरे पास अभी तक एनालाइज करने के लिए कुछ था। रुको, या था। वो घास मेरे पेट में, वो चीज़ जो मैं टाइम पास करने के लिए खा रहा था, वो क्या थी? ऐसा नहीं था कि मेरे पास करने के लिए कुछ और था। चलो इसे आजमाते हैं। जाओ सेज। एनालिसिस पूरा हुआ। हिपोकुटे जड़ी बूटियाँ, एक तरह की सामग्री जिसका इस्तेमाल हीलिंग दवा में होता है। ये सिर्फ उन इलाकों में उगती है जहाँ लोकल जादू की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसके रस को मैजिक च्यूल्स के साथ मिलाने से रिकवरी दवा बनती है। पत्तियों को पीसकर उन्हें मैजिक च्यूल्स के साथ मिलाने से एक मरहम बनता है जो घावों को भरता है। वाह, मैं यही खा रहा था। ये तो सच में एक अप्रत्याशित फ़ायदा था। मैंने तुरंत अपनी खुद की कुछ दवा बनाने का फैसला किया। ये प्रक्रिया मेरे शरीर के अंदर हुई, इसलिए क्राफ्टिंग जैसा ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। लेकिन एनालिसिस में 1 सेकंड से भी कम समय लगा और अगले 3 सेकंड में मेरे पास मेरा पहला पोषण था। 5 मिनट में मेरे पास 100 हो सकते थे। और हालांकि मेरे पास इसकी तुलना करने के लिए कुछ और नहीं था, लेकिन अपने ग्रेट सेज स्किल्स का इस्तेमाल करके उनका आकलन करने पर उच्च गुणवत्ता रेटिंग मिली। तो बस, मैं इससे काफ़ी खुश था, कम से कम।
ये सब इतनी तेजी से हुआ भी। मैंने सेज से इसके बारे में पूछा और उसने कहा कि इस प्रक्रिया में आमतौर पर इससे ज़्यादा समय लगता है। इसे पैरेलल ऑपरेशन से लिंक करना सही आइडिया रहा होगा, मुझे लगता है। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मैंने इसे एक पोर्शन बनाने के लिए काफ़ी देर तक अनलिंक कर दिया। इसमें 50 मिनट लगे। धत तेरी की, ये बहुत धीमा था। लगता है कि मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल स्किल्स को मिलाने की दूरदर्शिता थी। ऐसा नहीं था कि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपके बगीचे के कुछ आम खरपतवार भी यहाँ वहाँ उग रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोकल घास हिप्पोकुटे थी। कैसा रहा? तो मैंने तय किया कि थोड़ी सावधानी के तौर पर उस इलाके की जितनी भी जड़ी बूटियां मुझे मिल सकती थी उन्हें खा लूं और अपने पेट को एक छोटी रिकवरी पोषण फैक्ट्री बना लूं। मेरे पास अपना समय बिताने के लिए और कुछ खास नहीं था। यहाँ अभी भी घूप अंधेरा था। इसमें कोई शक नहीं था, मैंने अपना गार्ड नीचे कर दिया था। मेरे पास एक पार्टनर था जिसने मुझे स्किल्स और एक तरह से पैसिव बातचीत करने की क्षमता दी थी, और मैंने इसे अपने सिर पर चढ़ने दिया। मुझे लगता है कि इसका बहुत कुछ लेना देना इस बात से था कि लगातार 90 दिनों तक मैं कभी भी किसी दूसरे जीव से नहीं मिला। मेरी जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन किसी भी तरह मैंने अपना गार्ड नीचे कर दिया था। एक पल के लिए मैं सोचने लगा, हाँ, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मैं हल्का या भारी हो गया हूँ, या जैसे अस्थिर। क्या मैं किसी पानी में गिर गया? पिछले 90 दिनों में मैंने अपने शरीर पर एक भी बूंद पानी नहीं महसूस की थी। मैंने मान लिया था कि मैं एक बारिश मुक्त गुफा या किसी दूसरी तरह की जगह पर हूँ, इसलिए मैंने पहले कभी इस संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था। शायद मैं किसी नदी या ऐसी ही किसी चीज़ में फिसल गया था। नदियाँ अंदर नहीं होती, तो शायद ये इस गुफा में कोई भूमिगत नाला था जिसमें मैं था। अब तक मैं अपने हर कदम पर सावधान रहा था, ये पक्का कर रहा था कि अंधेरे में सब कुछ स्थिर रहे। लेकिन अपनी स्किल्स के बारे में जानने के बाद, खुद पर घमंड करने के बाद और प्रिडेशन का इस्तेमाल करके एक चरागाह जितनी घास खाने के बाद, मैंने अपनी नीचे क्या है इस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। मैं हमेशा ऐसा ही था, घमंडी हो जाता था और फिर आखिर में सब कुछ बिगाड़ देता था। मैं किसी कस्टमर से कहता, ओ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। ये बार बार हुआ। मुझे आज भी याद है कि मेरी टीम के बाकी लोग मुझे इसके लिए कैसी नफरत भरी नज़रों से देखते थे। काश मैंने समय रहते खुद को रोकने के बारे में सोचा होता। किस तरह का बेवकूफ़ ऐसी अनजान जगहों पर भाग जाता है जहाँ वो देख भी नहीं सकता। अगर मैं इससे बच गया तो मैं खुद को सबक सिखाऊंगा। बेशक मेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे शक था कि मैं इससे कुछ सीखूंगा। हालांकि ये मज़ेदार था कि मैं इस पूरी चीज़ को कितनी शांति से हैंडल कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरे हाथ पैर थे जिन्हें मैं डर के मारे इधर उधर हिला सकता था। लगता है अब ये खत्म हो गया। काफी छोटी जिंदगी, शायद स्लाइम के हिसाब से भी। मैंने अपनी आखिरी प्रार्थनाएं की और अपने तय घुटन का इंतजार करने लगा। घुटन कभी नहीं हुई। क्यों नहीं? क्या मैं पानी में नहीं गिरा? शायद सेज को बुलाने का समय आ गया है। मिल गया। एक स्लाइम का शरीर पूरी तरह से मैजिक्यूल्स पर काम करता है। ऑक्सीजन जरूरी नहीं है और इसलिए सांस लेना भी नहीं। यही कारण है कि तुम वो काम नहीं कर रहे। ओह अच्छा, ठीक है। मैं ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि कोई सांस लेना नहीं था, है ना? बात समझ में आई। 90 दिनों के बाद भी मैं कुछ नया सीख रहा था, लेकिन अब जश्न मनाने का समय नहीं था। मैं पानी में गिर गया था और हालांकि मैं मरूंगा नहीं, फिर भी इसने मुझे एक तरह की मुश्किल में डाल दिया था। अब क्या? मैं सच में नहीं बता सकता था कि मैं तैर रहा हूँ या डूब रहा हूँ। मेरे अंगों की कमी ने तैरने की किसी भी कोशिश को रोक दिया था। क्या मैं जल्द ही नीचे पहुंच जाऊंगा और सतह पर वापस रेंग कर आ पाऊंगा, या मैं पानी में इधर उधर तैरता रहूंगा? धारा के बीच में कहीं भी ज्यादा नहीं पहुंच रहा था। हालांकि अगर कुछ था तो ये एक हिंसक धारा जैसा कम लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मुझे एक पालने में झुलाया जा रहा है। बहुत धीरे धीरे झुलाया जा रहा था। ये काफी अच्छा लग रहा था, यहाँ तक कि किसी चीज ने मुझे बताया कि ये बहता हुआ पानी नहीं था। शायद ये एक झील थी, नदी नहीं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। मैं बस एक प्लास्टिक बैग की तरह ऊपर नीचे तैर रहा था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कभी नीचे तक पहुंचूंगा। अगर चीजें ऐसी ही रहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में था। अब क्या? तभी मेरे दिमाग की कोशिकाओं या मेरे स्लाइम शरीर, मुझे लगता है, ने एक शानदार योजना बनाई। शायद मैं इस पानी पर प्रीडेटर की तरह हमला करूं और फिर इसे वाटर जेट प्रोपल्शन के लिए बाहर थूक दूं। क्या ये काम करेगा? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ और कर सकता था। तो मैंने पीना शुरू किया। अपने प्रीडेटर पेट को उसकी क्षमता के लगभग 10% तक भर लिया। फिर मैंने इसे ऐसे निकाला जैसे मैं अपने पेट को निचोड़ रहा हूं। आज़ादी का एहसास रोमांचक था। अचानक मैंने अपने मन में एक आवाज़ सुनी। वाटर प्रेशर प्रोपल्शन स्किल हासिल हुई। ये पहली बार था जब मैंने इसे पहचाना। ये शायद विश्व भाषा होनी चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ऋषि तभी बोलते थे जब उनसे बात की जाती थी, लेकिन दोनों आवाज़ें एक जैसी लग रही थीं।
लेकिन मेरे पास इस पर सोचने का एक पल भी नहीं था। जितना ज्यादा दबाव मैंने पानी पर डाला, उतना ही ज्यादा दबाव मैंने खुद पर महसूस किया और मैं अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था, जैसे मैं खुद को आसमान में लॉन्च करने वाला हूँ। एक्सेलरेशन बहुत तेज था। ईमानदारी से कहूँ तो शायद ये अच्छा था कि मैं देख नहीं सकता था। इसके बजाय मैं अपने शरीर के अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ने के एहसास का आनंद ले रहा था। ठीक है, मुझे साफ करने दो। अगर मैं अपने आसपास देख सकता तो मुझे यकीन था कि डर बहुत ज्यादा होता, लेकिन न देख पाना भी उतना ही डरावना था। अगर आप कभी किसी अम्यूजमेंट पार्क में पूरी तरह से अंधेरे में रोलर कोस्टर पर बैठे हैं तो शायद आप इस भावना को समझ पाएंगे। मेरे दिमाग में मेरी पिछली जिंदगी और उस एक दिन की यादें ताज़ा हो गईं जब मैंने एक खास चूहे के राज में एक खास जन्नत का दौरा किया था। कम से कम उसकी मैजिकल ड्रीम वर्ल्ड में सेफ्टी हार्नेसेस तो थी। इस पॉइंट पर मुझे ये आइडिया सोचने के लिए खुद को मुक्का मारने का मन कर रहा था और इसे सोचते ही तुरंत आजमाना। अरे यार, कुछ शुरुआती सेफ्टी चेक का क्या हुआ? डर मेरे सोचने के तरीके को असर डालने लगा था। मैं कब तक स्पीड बढ़ाता रहूंगा? वैसे मैंने कितना पानी थूका? जैसे ही एक ख्याल मेरे मन में आया, मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर किसी चीज से जोर से टकराया और उससे उछल गया। मैंने खुद को बहुत ज्यादा दर्द की लहर के लिए तैयार किया, जो कभी नहीं आई। हाँ, क्या इससे मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए था? या मुझे नुकसान हुआ और मुझे बस महसूस नहीं हुआ, या कुछ और? मिल गया। आपने कैंसल पेन हासिल किया है, जो दर्द बनने को रोकता है। आपकी रेजिस्ट मेले अटैक ने लिए गए दर्द को कम कर दिया है। आपके शरीर को हुआ नुकसान 10% है। अंदरूनी स्लाइम स्किल सेल्फ रीजेनरेशन ने असर दिखाया है। क्या आप इसे अपने प्रेडेटर यूनिक स्किल से सपोर्ट करना चाहते हैं? हाँ? नहीं? ओह, तो मुझे थोड़ा चोट लगी थी, है ना? बात समझ में आई। मुझे यकीन नहीं था कि ये अच्छी बात थी या बुरी, लेकिन जब तक मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है तो शायद मुझे दर्द महसूस करने की जरूरत नहीं थी। इससे कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन प्रेडेटर सपोर्ट है ना? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। हाँ, उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने अचानक अपने शरीर का कुछ हिस्सा खो दिया है। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि वो वापस आ गया है। मेरे खराब हिस्सों को प्रेडेट किया गया, एनालाइज किया गया और ठीक किया गया। क्या काम का शरीर है। मुझे बाद में टेस्ट करके देखना चाहिए कि मैं केओ होने से पहले अपने शरीर का कितना हिस्सा खो सकता हूँ। इसके साथ डिटेल में छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक बार में इसका कम से कम थोड़ा हिस्सा खो सकता हूँ। तो किसी चीज ने मुझे बताया कि मैं वैसे भी थोड़ा ज्यादा सावधान हो रहा था। मेरे पास रिकवरी पोशन का एक स्टॉक था जिसका मुझे इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा, और मुझे लगा था कि मेरे शरीर का 10वां हिस्सा खोना एक बहुत बड़ी समस्या होगी। लेकिन अब मुझे पता था कि मैं उसे 10 सेकंड में फिर से ठीक कर सकता हूँ। अगली बार जब मुझे चोट लगेगी तो मैं उन पोशंस का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं कहाँ हूँ? मुझे हैरानी हो रही है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि मेरा शरीर नॉर्मल हो गया है, मैंने अपने आसपास देखा। पता नहीं किस तरह के खतरनाक मॉन्स्टर आसपास हो सकते हैं। मैं पानी से बाहर था, लेकिन हो सकता है कि दूसरी तरफ डरावनी पपड़ी वाली चीजें मेरा इंतजार कर रही हों। धीरे धीरे सावधानी से मैंने काम करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि जब भी मैं कुछ सावधानी से करता था तो इसका मतलब था कि मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाला हूँ। हालांकि मुझे यकीन था कि ये सिर्फ मेरा दिमाग मेरे साथ चाले चल रहा था, और उस सोच से शायद मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि क्या तुम मुझे सुन सकते हो छोटे? मुझे कुछ सुनाई दिया। छोटा? मेरे अलावा शायद कोई और नहीं है, है ना? ये ठीक से आवाज़ नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे मैं अपने दिमाग में ज्यादा सीधे और स्वाभाविक रूप से पहचान सकता था। वैसे भी मेरे पास सुनने के लिए कान नहीं थे। नमस्ते, तुम मुझे सुन सकते हो ना? मुझे जवाब दो। खैर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिना मुंह के मैं जवाब कैसे देता? एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने अपने दिमाग में सोचा, चुप रहो गंजे। ऐसा नहीं कि ये आदमी इसे सुन सकता था या कुछ और, लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाता तो मैं यहाँ कैसे आगे बढ़ता? ओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंजा कहने की? इतने छोटे शरीर में इतनी हिम्मत है ना? मुझे उम्मीद थी कि मैं काफी समय बाद अपने पहले मेहमान के साथ थोड़ी नरमी बरतूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। अरे अरे, हे भगवान, पहले ही बता देते कि ये काम करेगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किससे बात कर रहा था। खैर, बस यही था मेरा नुकसान, माफी मांगने का समय। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे जवाब दूं, इसलिए मैंने बस पहली चीज कही जो मेरे दिमाग में आई। मुझे इसके लिए सच में बहुत अफसोस है। मुझे अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम कैसे दिखते हो। क्या उसे ये बात समझ में आई? मुझे लगा कि जब मैं उसे देख भी नहीं सकता था तो इस आदमी को गंजा कहना थोड़ा रूड था। अगर वो गंजा था तो शायद मैंने कुछ बहुत ही नाजुक बटन दबा दिए थे। हे, ए हा हा, आ हा 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 हा। नतीजे वाली हंसी 3 अलग अलग लेवल में आई, एक मास्टरपीस। तो अब हम ठीक थे, या
कितना दिलचस्प। मैंने सोचा था कि तुम मुझे देखकर ऐसा रिएक्ट करोगे, लेकिन तुम नहीं कर सकते है ना। ज्यादातर स्लाइम कम लेवल के मॉन्स्टर होते हैं जो सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते और सिर्फ सोखने, बटने और फिर से बनने के साइकिल में चलते रहते हैं। सच में बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो अपना इलाका छोड़ते हैं। अब वो किस बारे में बात कर रहा था? क्या वो गुस्से से ज्यादा उत्सुक था, या जो भी हो, ये किसी दूसरे समझदार जीव से मेरा पहला सामना था। मेरी नई चिपचिपी जिंदगी में पहली बातचीत। मैं इसे दोस्ताना रखना चाहता था। तुमने मेरी उत्सुकता जगा दी है स्लाइम। जिस तरह से तुम इतनी तेजी से मेरे शरीर से टकराए, तुमने अभी जो रीजेनरेशन की शक्तियां दिखाई, वे मुझे हैरान करती हैं। क्या तुम शायद कोई नाम वाला मॉन्स्टर हो, या कोई यूनिक? क्या? और क्या? फिर से कहना। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं यहाँ सिर्फ 90 दिनों से जिंदा हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी समझदारी को देखते हुए तुम सिर्फ एक स्लाइम बनने के लिए नहीं बने थे। नाम वाले मॉन्स्टर वे होते हैं जिन्हें कोई खास नाम दिया गया हो, लेकिन सिर्फ 90 दिन? मजाक है। तो क्या तुम कोई यूनिक हो? यूनिक का मतलब? एक यूनिक मॉन्स्टर वो होता है जिसे अचानक अजीब क्षमताएं मिल जाती हैं, म्यूटेशन की तरह। वे कभी कभी ज्यादा जादुई शक्ति वाले इलाकों में पैदा होते हैं। शायद तुम मुझसे लीक हुए मैजिक्यूल्स के ढेर से पैदा हुए हो। मुंह, ये क्या बकवास है। चलो अपनी पिछली दुनिया की जानकारी का उपयोग करके इसका पता लगाते हैं। ये आदमी, मैं इसे आसानी के लिए आदमी कहूंगा, पूरे इलाके में जादू लीक कर रहा था। ये इतना ज्यादा था असल में कि इसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया, एक स्लाइम, मुझे। क्या यही बात थी? पिछले 300 सालों में कोई भी मॉन्स्टर मेरे इलाके के पास नहीं आया। अगर तुम मेरी जादुई शक्ति से पैदा हुए हो तो शायद सच में इसी वजह से तुम्हें मुझे छूने और जिंदा रहने की शक्ति मिली। ओह, तो तुम एक तरह से मेरे डैड हो? नहीं, खून के रिश्ते से तुम्हारा माता पिता नहीं। मेरे पास बच्चे पैदा करने की कोई क्षमता नहीं है। कुछ मॉन्स्टर में होती है और कुछ में नहीं। तुम देखो। सच में? क्योंकि मुझे लगा था कि ये तो डिफ़ॉल्ट में साथ ही आता है। लेकिन अगर मैं अचानक जादू या किसी और चीज़ से पैदा हुआ हूँ तो शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है ना? तुम्हारी बौद्धिक क्षमताएं मुझे हैरान करती हैं। सच में बहुत कम ही राक्षस हैं जिनके पास इस तरह की कोई चीज़ होती है। सभी राक्षसों में केवल जादू से पैदा हुए जीवों में ही वैसी समझ होती है जैसा हम या मैं समझते हैं। ये कमेंट्री थोड़ी देर तक चली, लेकिन इसे सीखने वाली सबसे ज़रूरी बात ये थी कि जाहिर है इस दुनिया में इंसान भी मौजूद थे। फिर गैर इंसान थे, ऐसी प्रजातियां जो स्वभाव से इंसानों के बहुत करीब थीं और उनमें भी प्रजनन की क्षमता थी। इनमें एल्फ, हॉबिट, ड्वार्फ और दूसरी परियों जैसी प्रजातियां शामिल थीं और आमतौर पर वे इंसानों के गठबंधन में थे। इसके साथ ही गॉब्लिन, ओर्क्स, लिजर्डमैन वगैरह जैसी प्रजातियां भी थीं जो इंसानों के प्रति दुश्मन थीं और नतीजतन उन्हें राक्षसों जैसा माना जाता था। हालांकि ये दुश्मनी उनकी बायोलॉजी में स्वाभाविक नहीं थी, इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग पूरी तरह से संभव थी। अगले थे जादू से पैदा हुए लोग। ये उन सब के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था जो खुद जादू से पैदा हुए थे। ऐसे राक्षस जिनमें अचानक म्यूटेशन हुआ था और जानवर या जादुई जानवरों से विकसित समझदार जीव। उनमें बुद्धि और प्रजनन क्षमता दोनों थी, लेकिन केवल अपनी ही उप प्रजाति के अंदर। उनकी ऊपरी सामाजिक जातियों में टाइटन, वैम्पायर, डेविल और अन्य लंबी उम्र वाली प्रजातियां शामिल थीं। सभी बच्चे पैदा करने में बराबर क्षमता रखते थे। हालांकि वे ऐसा कम ही करते थे क्योंकि उनकी जबरदस्त जादुई शक्ति उन्हें लगभग अमर बना देती थी, जिसे वंशज छोड़ने की जरूरत नहीं रहती थी। ये अलग अलग बुद्धिमान और प्रजनन करने वाली प्रजातियां इंसानों के प्रति दुश्मन थीं और उन्हें सामूहिक रूप से जादू से पैदा हुई जाति कहा जाता था। और बातों के बीच का मतलब समझने पर मुझे लगा कि जादू से पैदा हुए लोग इंसानों के प्रति उतने खुले तौर पर दुश्मन नहीं थे जितना कि इंसान उनकी शक्तियों से डरते थे और उन्हें पाना चाहते थे। ये सच था, हालांकि दोनों पक्ष अपनी अपनी रहने की जगहों के लिए लड़ रहे थे। इन अलग अलग राक्षसों को खतरे के स्तर के हिसाब से बांटा गया था। जादू से पैदा हुए लोगों की ऊपरी रैंक में कुछ बहुत शक्तिशाली लोग थे जो अगर चाहें तो अकेले ही किसी इंसान के शहर को तबाह कर सकते थे। ऐसे लोग नहीं जिनके साथ आप घूमना चाहें। तो मेरा नया साथी थोड़ी देर तक बोलता रहा कि कैसे उसने पहले ऊपरी लेवल के जादू से पैदा हुए लोगों से लड़ाई की थी वगैरह वगैरह। आखिरकार बात फिर से मुझ पर आ गई।
जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मुझ में बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है। इसका कारण साधारण है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ड्रैगन जाति का हूँ, दुनिया में सिर्फ 4 में से एक, अपनी तरह का अनोखा और सबसे परफेक्ट। तुम अब मुझे वेल्डोरा द स्टॉर्म ड्रैगन के नाम से जानोगे। मेरी उम्र अनंत है, मेरा शरीर अथाह है। जब तक मेरी इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। आ हा 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 हा। वह हंसी छोड़ सकता था, मैं समझ गया। तो उसे बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा जिंदा रहने वाला था, है ना? और हालांकि इस आदमी को मुद्दे पर आने में थोड़ा समय लगा, उसने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। वेल्डोरा स्टॉर्म ड्रैगन था। साथ ही अगर उसे कभी कभी ऊपरी लेवल के जादू से पैदा हुए लोगों पर मजाकिया अंदाज में आक्रमण करना पसंद था, तो वह काफ़ी मजबूत था, है ना? धरती की चीज़ों के अपने ज्ञान का उपयोग करके मैंने वेल्डोरा द स्टॉर्म ड्रैगन की कल्पना करने की कोशिश की, जो निस्संदेह अभी मेरे सामने बैठा था। मुझे वो अच्छा नहीं लगा जो मेरे दिमाग में आया। वो मेरे साथ विनम्रता से पेश आ रहा था और इससे ये सब और भी अजीब लग रहा था। तो अब क्या? वाह, सच में? उस सारी काम की गाइडेंस के लिए धन्यवाद सर। लगता है अब मुझे निकलना चाहिए। मैंने भागने की पूरी कोशिश की। रुको, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम सहमत नहीं हो? शायद मुझे किसी और तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरे बारे में जानना चाहता था। अगर मैं उसे अपने एलियन ग्रह से अपनी चमत्कारी यात्रा के बारे में बताता, तो क्या वो मुझ पर विश्वास करता? वो इस बात पर हैरान था कि मैं एक स्लाइम होकर भी कितना स्मार्ट था। अगर मैं कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाता, तो मुझे शक था कि वो उस पर विश्वास करता। ऐसा कोई भी प्रयास अपनी कब्र खोदने जैसा लगता। खैर, जो भी हो, अगर वो मुझ पर विश्वास नहीं करता तो मैं उससे निपट लेता। अपना हौसला जुटाकर मैंने वेल्डोरा को वो सब कुछ बताया जो मेरे साथ अब तक हुआ था। कि यहाँ ठीक है, क्या बात है, ये मुश्किल रहा है ना? अपनी स्किल्स के बारे में बात को समझदारी से छिपाते हुए मैंने ड्रैगन को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे मुझे चाकू मारा गया, एक स्लाइम के रूप में जागा और बाकी सब कुछ जो उसके इलाके के रास्ते में हुआ। ये थोड़ा अजीब था कि जब मैंने इसे शब्दों में बताया तो ये सब कितना आसान लग रहा था, लेकिन ये मेरे लिए फिर भी मुश्किल था। और सबसे बुरी बात ये थी कि मैं सचमुच पूरे रास्ते अंधा होकर काम कर रहा था। अगर बाद में कोई प्यारी लड़की मुझे रास्ते में मिलती तो क्या मैं उसे कभी देख पाता? इस विचार से मुझे थोड़ा दुख हुआ। तो ट्रांस माइग्रेंट है ना? तुम्हारी उत्पत्ति सच में बहुत रेयर है। हाँ, क्या वे हैं? और तुम ट्रांस माइग्रेंट? ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी हैरानी नहीं है? ये कैसी प्रतिक्रिया है? तो ये ट्रांस माइग्रेंट्स इतने आम थे कि उसके पास उनके लिए एक नाम था, तो इसमें इतना रेयर क्या था? तुम कभी कभी ट्रांस माइग्रेंट्स देखते हो। उनकी पिछली यादें एक मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उनकी आत्माओं में जल जाती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पिछले जन्मों की हर याद को बनाए रखते हैं। लेकिन दूसरी दुनिया से आया हुआ एक ट्रांस माइग्रेंट ये काफ़ी असामान्य है। एक सामान्य आत्मा अपने आप में लोकों के पार की यात्रा में जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं रख सकता। ये बीच में ही घुल जाएगा, अपनी यादों को अपने साथ ले जाएगा। कोई जिसका दिमाग पूरी तरह से सही हो और जो प्योर जादू से एक मॉन्स्टर के रूप में पैदा हुआ हो। मुझे इसका कोई पिछला उदाहरण याद नहीं है। सच में काफ़ी अजीब। ऐसा लगता था कि दूसरी दुनिया से आए हुए लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी यादों का सिर्फ एक हिस्सा ही रख पाते थे। मेरे जैसा कोई जिसके पास अभी भी वे सब थी, उसके बारे में तो सुना भी नहीं गया था। हालांकि मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने अभी अभी मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक आत्मा अपने आप में? तो तुम पुनर्जन्म या किसी और चीज के बिना इस दुनिया में आ सकते हो? ये कैसी प्रतिक्रिया है? तो क्या ट्रांस माइग्रेंट्स इतने आम थे कि उसके पास उनके लिए एक नाम था? तो इसमें इतना रेयर क्या था? अगर तुम्हें भी लगता है कि ट्रांस माइग्रेंट्स इतने आम हैं, तो मेरे यहाँ होने में क्या नया है? या बिना किसी और चीज के दूसरी दुनिया में आने वाले लोग भी हैं? हाँ, हैं। यहाँ से दूसरी दुनिया में जाने में कोई सफल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे कई लोग